मोदी सरकार का पहला बजट। पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि जिस ढाबे में बैठे हैं और उसमें जब चाय पी रहे हैं तो हमारे चाय बनाने वाले जो कि बिहार के सिवान से आते हैं, इनका कहना है चाय आप पीजिए, ये महंगी नहीं होगी। चीनी, दूध और चाय पत्ती, कुल्हड़ महंगा नहीं होगा। 7 रुपये, 7 रुपये ही कीमत है ना जितेंद्र? जी सर, 7 रुपये। 7 रुपये महंगा नहीं होगा? अभी नहीं, महंगा अभी नहीं होगा। राम कृपाल जी जरा माइक उठाइए। नवभारत टाइम्स के एडिटर हैं, हेडलाइन क्या है? देखिए, हेडलाइन मेरा कहना है कि जो मोदी जी इमारत बनाने जा रहे हैं, अभी 6 हफ्ते में मुझे लगता है उसका आज भूमि पूजन हुआ है, तो जैसे एक उससे संकेत मिल रहे हैं। तो एक शिलान्यास होता है, वहाँ एक मानचित्र होता है कि कैसी इमारत होगी, तो उसके संकेत भर मिले हैं। और मुझे लगता है कि रेल बजट के समय ये बात आ गई थी कि बहुत कोई पॉपुलिस्ट नहीं होने वाला है ये, इसलिए कोई पॉपुलिस्ट नहीं बनाया है। जिन लोगों को अभी लग रहा है कि इनकम टैक्स में 50,000 वो छूट मिल गई है, उनको पता नहीं कि अगर इन्फ्लेशन 8% 9% है तो उस 50,000 का मतलब कुछ नहीं हुआ है, वही है जो पहले था। लेकिन मैंने कहा कि ये इसमें कम से कम रेल बजट जैसा गुस्सा नहीं है कि उसके पहले किराया आपने बढ़ा दिया था, उस तरह का गुस्सा नहीं आएगा। और शेयर मार्केट भी कंफ्यूज था, ये पहले लाल में चला गया, अब उसको पता नहीं क्या दिख रहा है कि बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ऐसा बजट में न कैपिटल मार्केट के लिए। अनिल शर्मा जी, बहुत बढ़िया शब्द यूज किया गया है, भूमि पूजन। औसतन आप जिस बिल्डिंगों को बनाते हैं, भूमि पूजन के बाद बिल्डिंग पूरी करने में कितना वक्त लगता है? देखिए, वो बिल्डिंग के साइज पर डिपेंड करता है। चलिए 10 मंजिल की इमारत बनानी है, हाँ, तो भूमि पूजन किया गया, कितना वक्त लगेगा? करीब 3 साल लगते हैं। 3 साल? हाँ, 3 वर्ष लगते हैं। लेकिन जो हम लोग अभी बजट के लिए भूमि पूजन की 3 साल लगता है, आपने बताया। मलिक साहब जरा माइक दीजिए, मलिक साहब को इधर दीजिए एक मिनट। मलिक साहब, ये जो बजट के इम्प्लीकेशंस जनता के सामने 3 साल में नजर आ जाएंगे या और वक्त लगेगा या पहले हो जाएंगे? राइट ऑफ सिटीजन जो हैं, एक एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले, और वो शायद पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। उस एक्ट के मुताबिक आप जो भी अनाउंसमेंट्स करते हैं आपको टाइमली कंप्लाई करनी होंगी, और अगर वो नहीं पास हुआ किसी वजह से तो इनको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसको पास कराना चाहिए, जिससे जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की go through all these things. And what about you? How do you feel? Are you a proud daughter today? That it is a very good budget. They've done a lot for the women and especially for the daughters. So I'm very happy with the budget. It's in the best interest for the nation. So here you have it. The finance minister. बेहद खुश है अरुण जेटली का परिवार। बजट को लेकर मीडिया प्रतिक्रिया जानना चाह रहा है और वो खुश नज़र आ रहा है कि एक बेहतरीन बजट दिया गया है। अभय जी, आप माइक उठाइए, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है इनके पैरेलल में चले जाइए। कोई एक सरकार आई है, 5 बरस के लिए जनादेश मिला है और पहला बजट ऐसा रखा गया है जिसमें एक उम्मीद जगी है कि काम शुरू तो हुआ और ये 5 बरस में कब तक पूरा होगा थोड़ा इंतज़ार करना होगा। बीते 10 बरस में जो कुछ हुआ इस देश के भीतर, और अब इस सरकार ने जो भूमि पूजन किया, अगर राम कृपाल जी के शब्दों को हम चुरा लेकर बोलें तो ये बजट आम लोगों के लिए, बिल्कुल आम लोगों की बात हम कर रहे हैं, जो हाशिए पर पड़ा तबका है उनकी बात भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बजट कितना मधुर पैदा करता है या ये कड़वी गोली आप मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस धारणा पे बोलना चाहूँगा, 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अभी भूमि पूजन हुआ है, बहुत ही अच्छा फिक्रा दिया राम कृपाल जी ने, लेकिन इससे एक लगातार भारतीय जनता पार्टी ये छवि पेश करने की कोशिश कर रही है कि अब हम 2014 से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ हुआ 60 साल में वो नेशन बिल्डिंग नहीं था, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, अब हम नए सिरे शुरू कर रहे हैं। तो ये भूमि पूजन का मुहावरा, इसके बाद शिलान्यास होगा, शिलान्यास के बाद फिर एक दीवार उठेगी, फिर 2 साल बाद दूसरी दीवार उठेगी, तो लेंटर कब पड़ेगा इस भवन के ऊपर? जैसा आपने कहा कि सारा का सारा रोड मैप चाहिए, शुरू से पहले दिन से आप बताइए, उन्हें ये रेल बजट में भी बताना चाहिए था और आज के बजट में भी बताना चाहिए था कि हम जो घोषणाएं कर रहे हैं, जिन योजनाओं का हमने प्रावधान किया है, जो पैसे लगाए हैं, पैसों के बारे में कहा है
कितने दिन में कब तक इनके नतीजे जमीन पर निकलने शुरू होंगे। अभय जी, अगर ये नहीं होगा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जरा उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा दें। एक बैठे ही हैं, एक महत्वपूर्ण बात ये जो बात कह रहे हैं अभय जी, ये सरकार इससे पहले ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 करती थी, क्या ये ब्रेक है हर ट्रैक और एक नई दिशा में जाने का प्रयास है रिफॉर्म को लेकर? बिल्कुल, एक नई दिशा में जाने का क्लियर कट प्रयास है, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, प्रॉब्लम्स के जो है सोल्यूशन तलाशने की कोशिश की गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिकल बजट है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखी जा रही है। जैन साहब, पानी थोड़ी देर बाद में पीजिएगा, पहले जनता को पानी पिलाइए। हाँ, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो हुआ, देखिए बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, और आर्थिक सर्वेक्षण ये नहीं बताता कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खस्ता है जितना कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। आर्थिक सर्वेक्षण मिला जुला है, उसको दोनों तरह से पढ़ाया जा सकता है। हम उस पे आ रहे हैं। आपने एक बात कही कि पहले जो हुआ वो कोई मायने नहीं रखता है क्या? इन्होंने कहा कि बिल्कुल एक नई शुरुआत। हम एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर मनमोहन इकोनॉमिक्स से इतर बिल्कुल नया दृष्टिकोण वाकई है, या पहले की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इस दिशा में कदम है सिर्फ? देखिए, मैं कहूँगा ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरू किया था अपने प्राइम मिनिस्टर काल में, हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा, रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा और हाईवेज को बढ़ावा, और उससे कॉरस्पॉन्डिंगली निकलता हुआ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा, ये सारा बजट उस तरफ डायरेक्शन में है। और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इजाफा दिया गया है। देखिए अरुण जी, ये एक नई सोच है, आपको लग रहा है? एक नई सोच है, नई सोच जिसे कहते हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी पीरियड की सोच को एक नए स्वरूप में पेश किया गया। जेटली साहब की पत्नी के संयोग से वो हमारे संवाददाता के साथ है। अशोक सिंघल जी, बात कीजिए, जेटली साहब की पत्नी आपके साथ है। मेरे साथ बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जेटली की वाइफ संगीता और उनकी बेटी सोनाली। संगीता जी, किस ढंग से देखती हैं बजट को? सोनाली किस ढंग से देखती हैं बजट को? मैम, बजट को किस ढंग से? बजट बहुत अच्छी है, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि ये इसमें नया कुछ नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसीज को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा है, उन्होंने इतना टैक्स लगा चुके थे पहले ही कि हम ऑर्डनरी लोगों को कितना, जैसे आई एम ऑर्डनरी सिटीजन, तो हम लोगों पे कितना बर्डन डालते हैं। महिलाओं के लिए भी इसमें सुरक्षा के काफी महिला के लिए भी सुरक्षा के लिए इन्होंने अच्छा किया है। पुलिसिंग के लिए उन्होंने अच्छे बजट दी है, इससे सुरक्षा होगी, विमेन सुरक्षा होगी। सोनाली, आप क्या मानते हैं कि बजट कैसा है? बहुत अच्छा बजट था, यूथ फ्रेंडली बजट बनाया है इन्होंने। यूथ के लिए भी लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम करे, बहुत अच्छा बजट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए भी बात की गई है इसके अंदर। फीमेल सिक्योरिटी, मेरे को पता है डैड फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और फीमेल सिक्योरिटी एटमोस्ट इम्पोर्टेंस है मोदी जी के लिए और इस कैबिनेट के लिए, तो उसके लिए इन्होंने फंड्स भी करे हैं और स्कीम्स भी निकाली है, बहुत अच्छा। लेकिन महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, अच्छे दिन कब लौटेंगे, इसके ऊपर सवाल था। आप लगता है इससे महंगाई कम होगी? इससे महंगाई कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 40 दिन हुए गवर्नमेंट को आए हुए, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैम, आप घर को मैनेज करती हैं, महंगाई पे कंट्रोल लगेगी? आपको लगता है महंगाई पे कंट्रोल लगेगी? महंगाई पे कंट्रोल होगा। एक तो बजट कोई टैक्सेस नहीं लगे हैं, दूसरा ये जो होर्डिंग के अगेंस्ट इन्होंने किया है, होर्डर्स के अगेंस्ट एक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों की कीमत कम होगी। महंगाई पे कंट्रोल लगेगा मैडम इसका? अगर होर्डर्स के अगेंस्ट एक्शन होगा, जो ज़्यादातर स्टेट्स के हाथ में है, अगर होर्डर्स के अगेंस्ट दे टेक एक्शन तो होर्डिंग कम होगी तो प्राइसेस कम। अब घर का बजट संभालती है, आपको लगता है इस बजट से अब मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी? मुझे नहीं लगा कुछ ज़्यादा इतना बढ़ा नहीं है, कोई टैक्सेस ज़्यादा लगे नहीं, बल्कि थोड़ा रिलीफ ही हुआ, इनकम टैक्स कम किया है। जो चीज़ आप चाहती थी अरुण जी से कि बजट में हो, तो आपको लगता है उसमें की गई है या रह गई, नहीं कर पाए? बजट इज वेरी गुड, इट्स मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जी धन्यवाद। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। पत्नी और बेटी की राय है, बजट अच्छा है। अरुण जेटली साहब की पत्नी और बेटी थी, जमाखोरों पर नकेल कसती जाए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, जो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के नहीं राज्य सरकारों के हाथ में है, ये खुद सरकार की तरफ से कहा गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लेकिन इस बीच हमारे साथ चाय की चर्चा में कृष्णवीर चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। चौधरी साहब, किसानों के बारे में बहुत कहा गया है, बहुत कुछ दिया भी गया है, आपकी राय क्या है? देखिए वाजपेयी जी, कल रात जो कार्यक्रम यहीं आज तक पर किया गया था,
मैंने कल भी कहा था कि सिंचाई के संसाधनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना जो शुरुआत की गई है। अगर हम देखें पिछले 30 वर्षों से तो आज भी 35% ही कृषि का क्षेत्रफल सिंचित रहा। मध्य प्रदेश में बढ़ा, कुछ गुजरात में बढ़ा तो दूसरी जगह घटा ये सिंचाई। और दूसरा जो पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम की एक नई शुरुआत की गई है अपने प्रजातियों को बचाने की, वो एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि दूध और दूध के उत्पादों की देश में आने वाले समय में और जरूरत बढ़ेगी और हमें अपनी जो प्रजातियां उनको बचाने की आवश्यकता है। ये एक चीज़ जोड़ दीजिए इसमें, माना जाता है देश में तकरीबन 8 करोड़ किसान हैं, 25 करोड़ मजदूर हैं जो वहाँ किसानी मजदूरी करते हैं। किसान और खेती और मजदूर दोनों एक साथ है। 85% किसानों की जोत 2 एकड़ से कम है, तो वो भी एक तरीके से मजदूरी ही कर रहा है। अगर आप देखें तो जो हालात हैं तो जो उसको तो मजदूरी भी नहीं मिलती। चलिए एक रिएक्शन अरविंद केजरीवाल का भी आ रहा है, जरा इसे भी सुन लिया जाए। आगे से नीचे कर लो, आगे से नीचे कर लो थोड़ा। करें शुरू से। पिछले 1 साल से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सपने दिखाए थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है या भाजपा की सरकार आती है तो इस देश को बिल्कुल बदल के रख देगी, तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ आज बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। लेकिन आज के बजट के बाद वो कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आज के बजट में कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में जबकि देश में अकाल के हालात पैदा होने वाले हैं, पूरा देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी और सारी उम्मीदें जनता की, वो सारी की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उम्मीद थी कि जैसे ही ये सरकार आएगी तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा। पिछले 1 महीने में इन्होंने महंगाई कम करने की बजाय एक के बाद एक इतनी सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए कि जनता महंगाई की वजह से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो एक आखिरी उम्मीद की किरण ये बजट था। लोगों को ये लग रहा था कि पिछले 1 महीने में जो महंगाई हुई है, इस बजट के अंदर वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब महंगाई कम होएगी। लेकिन इस महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है और महंगाई को कम करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया है। तो जनता इसमें से क्या निकाले? फिर मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 1 महीने में और इस बजट में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने बार बार कहा कि जब तक आप भ्रष्टाचार कम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीतिक मिजाज है, संयोग कहिए जो कहिए, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यही आई थी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरविंद केजरीवाल ने भी यही जिक्र किया और सरकार दिल्ली में जो बनी थी दोनों ने मिलकर बनाई थी। बहरहाल इस राजनीति को किस रूप में, यहाँ भी चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर त्रेहन इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजना जरा बात कीजिए खासतौर से मेडिकल सेक्टर को लेकर। बिल्कुल प्रसून, डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़ गए हैं और यही सवाल उनसे पूछते हैं। एम्स का ऐलान, हालांकि पहले भी ये सब कुछ कहा जाता रहता और धीरे धीरे हर राज्य में एक एम्स, पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो भी ऐलान हुए, कैसे देखते हैं? देखो आप, एक तो ये नई नज़र से देखो कि जो आज की गवर्नमेंट है उनका डिटर्मिनेशन इम्प्लीमेंटेशन में कितना है, ये तो टाइम बताएगा। बिल्कुल। पर जो लक्षण दिख रहे हैं वो ठीक दिख रहे हैं कि इनकी जो कमिटमेंट थी, आज की जो वित्त मंत्री ने स्पीच दी है, बजट प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो डिफरेंट सेगमेंट्स को टच किया है जी। ये मैंने कभी पहले नहीं देखा कि किस बजट में हर एक इंक्लूसिवनेस इतनी हो। खास करके जब आप हेल्थ केयर में आते हो तो उसको आप देखोगे उसका स्पैन ये है कि एक तो हमारे है कि गरीबों की हेल्थ केयर की सुविधा बहुत पिछड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला फ्री डायग्नोस्टिक्स एंड फ्री मेडिसिन ऑफ सम डिजीजेस। जब ये सुविधा उनको उपलब्ध हो जाए तो एक तो प्रिवेंशन अच्छा हो जाएगा, दूसरा अर्ली डिटेक्शन के साथ उनका इलाज इस स्टेज पे हो जाएगा कि उनको कई लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक तो उसका ये फायदा है जी। दूसरा आपने बोला जैसे एम्स का 4 अनाउंस किए अभी और फिर बोला कि आने वाले 5 साल में हर स्टेट में होगा। ये भी अच्छा एम्बिशन है। अब देखो
जो हमें इंस्पिरेशन लग रही है फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट के मोदी गवर्नमेंट इज डिटर्मिन्ड टू इम्प्लीमेंट. दे आर नॉट जस्ट सेइंग कि हम जो पहली गवर्नमेंट करती थी वही हम कर रहे हैं. तो वो डिफरेंस अगर जो दिखाएंगे तो बहुत सराहना लायक होगी बात. अच्छा, तीसरी बात जो है उन्होंने जो, क्योंकि बहुत शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, 12 मेडिकल स्कूल्स गवर्नमेंट के अनाउंस करना कि इमीडिएटली सेटअप किए जाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया बात है. चौथी उन्होंने जो बात कही वो कही अबाउट रिसर्च लेबोरेटरीज. जब और मेरे को सबसे बड़ी जो इसमें होप लगी है कि उन्होंने ये बोला कि पीपीपी मॉडल में हम नई हेल्थ केयर पहुंचाएंगे. ठीक है ना. तो अगर जो वो ये सोच रहे हैं कि हम तीनों प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओ सेक्टर के तीनों रिसोर्सेज हम मिलाएंगे, तो इससे जो हम हेल्थ केयर पहुंचा सकते हैं यूनिवर्सली वो वैसे नहीं पहुंचा सकेंगे. लेकिन ये कैसे होगा? मतलब जादू की छड़ी तो इनको दिखानी है. मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आज भी मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं. एम्स के बाहर चले जाइए, हृदय विदारक तस्वीर होती है. सही बात. बहुत मुश्किल है देखना कि किस तरह से वहां मरीज बाहर लेट रहे होते हैं, जान निकल रही होती है लोगों के, लेकिन इलाज के लिए सुविधा नहीं है. दूसरी तरफ आप प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाइए, कोई गरीब हिम्मत नहीं कर सकता उस दरवाजे से अंदर घुसने का. ये जो फासला है इस बजट में वो विजन दिखता है कि कभी मिट सकता है. हाँ, यही मैं आपको बताने वाला था कि देखो कैसे हेल्थ केयर मिलती है. क्योंकि एक किसी भी चीज को करने में खर्चा तो होगा. प्राइवेट में होगा तो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ेगा, डॉक्टरों को करना पड़ेगा. गवर्नमेंट में होगा तो पब्लिक जो टैक्स मनी है वो यूज होगा. तो खर्चा तो है. इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि एक तो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको तो जो सुविधा इन हॉस्पिटल से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह काम नहीं कर रहे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे, इसीलिए उनको तो काम कराना है ना. हम मिलके कहाँ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है जी. कि जो कमियां हैं, जैसे मेरे को बताया हेल्थ मिनिस्टर ने कि भाई मैटरनल मोर्टेलिटी इसलिए इतनी हाई है कि जो जहां पे डिलीवरी हो रही है वहां एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कमी है हमारे पास. तो हमने कहा कि हम अपने वॉलंटियरली फ्री ऑफ कॉस्ट आप बताएं हमें कहाँ कहाँ जरूरत है, हम अपने लोग भेजेंगे कि कोई भी महिला नहीं मरनी चाहिए डिलीवरी के टाइम क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं था. हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं इसको ये हेल्प कर आपस में मिल के प्रोवाइड करने के लिए. तो यही अच्छी बात है इस नई गवर्नमेंट की कि इन्होंने शुरुआत ऐसे ही बात से करी है कि हम मिल के, चाहे एनजीओज हो, चाहे हम प्राइवेट के हो, चाहे गवर्नमेंट हो, अगर जो हम वो दीवारें तोड़ दें जो हमें डिवाइड कर रही हैं और इनको मिला लें. और आज जो वित्त मंत्री ने बोला है वो डायरेक्शन ठीक लग रही है. उन्होंने कोई माइक्रो डिटेल्स नहीं दिए कि कैसे, बट ये बोला कि इम्प्लीमेंटेशन होगा. और अगर जो उसमें हम साथ मिलके करेंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा जी. तो अभी तक जो दीवार है जिसको गिराने की बात कर रहे हैं त्रिहान साहब, बहुत ज्यादा मजबूत दिखती है. बहुत अंजना, एक सवाल हमें लगता है कि अंजना, एक सवाल डॉक्टर त्रिहन से पूछा जाए कि मल्टी स्पेशलिटी जो इस तरीके से हॉस्पिटल उन्होंने वेदांता दिल्ली गुड़गांव में खोला है, कोई नया शख्स अगर आता है और इस तरह का हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो क्या इस बजट में इसकी कोई उम्मीद या संभावना दिखाई देती है कि उसे राहत है, या इनको जितनी मुश्किल हुई उसी स्थिति में ही रहेगा कोई नया शख्स अगर इस क्षेत्र में आता है तो? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल. सवाल यह है कि क्या मेदांता, जैसा कि आपने सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक अपना पूरा अस्पताल खोला है और देश भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं सुविधाएं लेने के लिए, अगर आज कोई शख्स इस बजट के बाद सोचता है या रणनीति बनाता है कि उसे इसी तरह का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलना है, क्या इस बजट के जरिए उसका काम जरा सा आसान होगा आपके बनिस्बत जो आपने मुश्किलों का सामना किया? ऐसी कोई राह दिखती है बजट से? देखो, एक तो इंटेंशन होती है गवर्नमेंट की, इंटेंशन बिल्कुल ठीक है कि हम इनकरेज करना चाहते हैं. तो पर टेंजिबल स्टेप कोई? टेंजिबल मैं ये बता रहा हूं ना कि अगर जो आप ये बोलेंगे कि आज के दिन में जो स्कीम्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है कि रूरल एरिया में अगर जो आप बनाएंगे ऐसा तो आपको 10 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिल सकता है उसकी. तो ये हमें ये देखना है कि क्या क्या यूटिलाइज हम करें जो इनकरेजमेंट गवर्नमेंट से मिली है हमें. पर प्रॉब्लम क्या था कि इसको आगे चलाने के लिए कोई परमिशंस ही नहीं मिल रही थी.
पीपीपी मॉडल तैयार है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमें ये होप है कि जो ये रुके हुए थे आज के दिन में आसान होगा बनाना, आज के दिन में रूरल सेक्टर को हेल्थ केयर पहुंचाना हमारे लिए भी आसान होगा और उसके इंसेंटिव्स भी मिले हैं। तो मेरे को ये लगता है कि देखो, अगर जो आप एक चीज होती है यूफोरिया, यूफोरिया मतलब कि फील गुड फैक्टर है, वो फील गुड फैक्टर जरूर है, हेल्थ केयर में भी है और हमें ये जरूर ये उम्मीद है कि आज जो हमने सुना है उसके जरिए हम काफी कुछ आगे कर सकेंगे। तो ये जैसे आपने बोला, ये ऐसा मैदान था वहां बच सकता है, पीपीपी मॉडल में जरूर बन सकता है। पीपीपी मॉडल में जरूर बन सकता है और राह थोड़ी आसान होती हुई दिख रही है। प्रसून जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक साहब भी हैं, सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के। बताइए मलिक साहब, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं पीपीपी मॉडल के जरिए चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, इस बजट से पहले कौन सी मुश्किल थी जो नहीं हो सकती थी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीपीपी मॉडल किस तरह से वर्क करेगा। मेदांता इंस्टीट्यूट खोलना तो दूर की बात है, एक अगर आज मेडिकल एंटरप्रेन्योर 100 या 150 बेड का भी हॉस्पिटल खोलने की कोशिश करता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसका पूरा मॉडल अभी तक डिफाइंड नहीं है। यही चीज़ इस बजट में थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का अगर 60 से 70% प्राइवेट सेक्टर नहीं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और अगर उनको राहत नहीं मिलेगी तो सर्विस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। एक हार्ट का ऑपरेशन ले लीजिए या आप कोई एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ले लीजिए, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसके अंदर कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है कि उनकी इच्छा शक्ति है कि हम एनजीओज़ को और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट मिल के काम करेगी, लेकिन वो किस तरह से मिल के काम करेगी, राहत कहाँ मिलेगी, लैंड में सब्सिडी कितनी बढ़ेगी, पहले से कितना हमारे को उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा या उसमें कोई टैक्स हॉलीडेज मिले, उसकी कोई डिफाइंड रूपरेखा इसके अंदर नहीं है। इच्छा शक्ति दिख रही है लेकिन वो डिफाइंड रूपरेखा इसके अंदर नहीं है। लेकिन प्रश्न बड़ी बात यह है, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक जो है, भारत का अधिकतर तबका जो है प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक में जाता है, सरकारी अस्पतालों में जाता है। उसको बेहतर करने के लिए क्या सुझाव हैं? वहाँ पर जोर देना चाहिए। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एक सपोर्ट का सिस्टम का इस्तेमाल बन सकते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उसमें आप पैसा कैसे डालेंगे, उसमें रिजल्ट्स को कैसे देखेंगे, उस पर होना चाहिए। गांव में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो सब राज्य सरकारें चलाती हैं। केंद्र सरकार उसमें क्या कर सकता है? जब तक आप वहाँ बदलाव नहीं लाएंगे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जब तक इम्प्रूव नहीं होंगे, जो कि इस बजट में इतना उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया गया है, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होंगे, खांसी जुकाम का मरीज भी कई बार टर्शरी सेंटर में चला जाता है। देयर शुड बी सेगमेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स, कि ये रेफरल सेंटर्स हैं, जैसे एम्स जैसे सेंटर्स हैं, दे आर ओनली रेफरल सेंटर्स। डॉक्टरों की कमी है, हमारे डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। अगर आप हॉस्पिटल शुरू भी कर दें डॉक्टर साहब, लेकिन आप बताइए आपको नर्सें मिलेंगी क्या? जरा सा यस बैंक के चूंकि एमडी जुड़े हुए हैं, हम उस पर आ रहे हैं, एक मिनट सही जरा बात कीजिए उनसे। इस वक्त हमारे साथ राणा कपूर जी हैं, एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। सर, पहली नज़र में ये बजट क्या प्रतिक्रिया, क्या इसकी खास बात? इस बजट में बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनौतियों के साथ मुझे लगता है कि इनकी तरकीबें, इनकी सॉल्यूशंस का कोई अंदाज है। खासकर जो ग्रोथ का जो चैलेंज हमारी इकॉनमी में रहा है, हमारी प्रगति में रहा है 2-3 साल से, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम 8-10 प्रिस्क्रिप्शंस हैं। सारे सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया गया है, तो कम से कम उसको कैटलाइज करें, उनकी शुरुआत करें। जो अटके हुए प्रोग्राम थे उनकी डिसीजन मेकिंग में, चोकिंग में, उनके थोड़े बहुत सुझाव इस बजट में हैं। नंबर 2, जो बजट की जो हमारी जो फिस्कल कंसोलिडेशन का एक बड़ा महान सा एक चैलेंज सा रहा है, उसमें भी मुझे लगता है कि जो मैसेज आया है कि देयर विल बी फिस्कल कंसोलिडेशन फॉर दिस न्यू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दैट 4.1%, 3.6% एंड बाय 2017 टू गेट टू 3%, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट इज लाइक प्रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि लेकिन कहीं कपूर साहब, देर तो नहीं हो जाएगी, रेस्टलेसनेस तो नहीं आ जाएगी कि भाई ठीक है, एक लेंथी प्रोसेस है, वक्त लगेगा, और उस वक्त में कहीं लोगों को ऐसा तो नहीं लगे कि हमें ठगा गया है, छला गया है? देखिए, सृष्टि में 3 विचार होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ, हाँ, वो ब्रह्मा ग्रोथ। तो ग्रोथ के बड़े अच्छे इम्पल्सेस हैं। उसी के साथ जो प्रिजर्वेशन, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जब तक वो फिस्कल डेफिसिट नैरो नहीं होता
जब तक वो कंट्रोल में नहीं आता तो ग्रोथ नहीं आ सकती। और उसी के साथ जो हमारा जो डिस्ट्रक्शन है, इन्फ्लेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो खासकर जो एग्रीकल्चर में उसके काफ़ी प्रिस्क्रिप्शंस हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी हैं। तो मुझे लगता है व्हेन यू कंबाइन दिस लाइक अ ट्रिनिटी। जी सही जी, तो हम आते हैं, हम एक कमेंट ब्रेक से पहले एक चाहेंगे। सवाल एक उठ रहा है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत भी नहीं हुआ है, बावजूद इसके हम हर चीज़ बड़ी सोचने लगे हैं, एम्स सोच रहे हैं, IIT सोच रहे हैं, IIM सोच रहे हैं। क्या ये कहीं सरकार के नज़रिए और बजट के दृष्टिकोण के भीतर एक लकीर तो नहीं है? नहीं प्रसून जी, देखिए इसको इस नज़रिए से, बजट बेसिकली क्या होता है? बजट ये होता है ब्यौरा देना, हिसाब किताब देना। हमारी आमदनी इतनी है, इतना आएगा, खर्च हमारा इतना है, ये हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, जो करीब आपका दोनों मिला करके 19 लाख करोड़ करीब पहुंच रहा है। तो आपका ये है, उसमें फिर ये संकेत दिया जाता है कि आपके प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, कि हम किस पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, किस हमारे लक्ष्य क्या क्या हैं। जैसे आप देखिए, मैं जिसको एक अच्छी बात कहूँगा कि अब झारखंड में एम्स के तर्ज पर IT खुल रहे हैं उन इलाकों में, मणिपुर में एक यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की। तो कहीं ना कहीं ये है कि प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैनेजमेंट स्कूल, जिसको आप कहते हैं कि मेडिकल, IT एंड मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों को, अब ये नहीं है कि आप उसके लिए दिल्ली और मुंबई ही देखते रहिए, बहुत अच्छी बात है, एक शुरुआत है, लेकिन उसका आप कहेंगे कि यह होगा कैसे? ये बजट इसके लिए नहीं होता। एक बजट एक पॉलिसी है कि यहाँ पे जाएगा, बनेगा। मनमोहन जी ने भी किया था, एम्स खुले हैं, और आप देखिए कि आज राजस्थान में एम्स हो गया, वो कई जगहों पर, साथ 6 या 7 जगहों पर हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। एम्स ऐसा नहीं है सर, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के लिए भी तो कुछ करेंगे, क्योंकि टीचर ही नहीं है, खाली है, फिर वही बात आ गई है, लेकिन फैकल्टी नहीं है। बजट जो है, बजट तो एक, मैं वही फिर कह रहा हूँ, अब आप बजट में कहते हैं कि वहाँ प्राइमरी के अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट, आप प्राइमरी एजुकेशन भी अगर कुछ करना चाहेंगे मोदी जी, तो स्टेट के थ्रू ही आपको जाना है। ज़मीन स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हमें नहीं भूलना चाहिए। आप राज्यों से तालमेल करके आप एक फंड दे सकते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना आप जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसको इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग करके फिर शुरू किया है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जिन स्टेट ने ईमानदारी से, स्टेट ही वहाँ बनवाती है, केवल आप पैसा देते हैं, सब करते हैं। जिन स्टेट ने मदद की, वहाँ प्रधानमंत्री सड़कें आज भी बाकी की तुलना में बहुत अच्छी हैं। जो स्टेट खा गई पैसा, वहाँ कुछ नहीं कर सकते।